Nice. तो मैं पिछले 4-5 सालों से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 50% अब यूएस मार्केट में ही है। नॉट टू ब्रैग, मैं कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टर नहीं हूँ, बट आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी कि मैंने 2022 में जब इन्वेस्टमेंट किया तब नैस्डैक 33% डाउन था। तब यूएसडी चल रहा था 79 या 80 रुपीज पे। दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट मैंने ठीक 1 साल पहले अप्रैल में किया, तब नैस्डैक 22% डाउन था और यूएसडी 85 रुपीज। मतलब अगर मैं सिर्फ डॉलर्स होल्ड करके बैठ जाऊं तो भी मुझे 12-15% का रिटर्न मिलता, बट उन डॉलर से मैंने यूएस स्टॉक्स खरीदे। आधे से ज्यादा स्टॉक्स डबल हो चुके हैं। कुछ स्टॉक्स जैसे मेटा मुझे 700% का रिटर्न भी दे रहे हैं। लुक्स लाइक तीसरा बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि लगता नहीं है कि पापा वॉर रुकवा देंगे। मैंने इस टाइम पीरियड में 4 अलग अलग यूएस ब्रोकर्स को यूज किया है। सबके फायदे नुकसान मैं जानता हूँ। इनफैक्ट इस साल तो मैंने डबल इनकम टैक्स भी पे किया है। मेरा तो नुकसान हो रहा है, बट मैं आपका बचवा दूंगा। और क्योंकि यूएस इंडियंस को बहुत अच्छा दोस्त मानता है, तो यूएस ने इंडियन इन्वेस्टर्स पे 40% का एस्टेट टैक्स भी लगा रखा है। बट बिकॉज इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, मैं वो 40% टैक्स अपने लिए कैसे बचा रहा हूँ और आप कैसे बचा सकते हो वो भी सिखाऊंगा। और यूएस में ही क्यों, आप दुनिया में कहीं भी कैसे आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप। लेट्स गो। इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला तरीका होता है इंडियन म्यूचुअल फंड्स। ये रुपी डिनोमिनेटेड फंड्स होते हैं, मतलब इसका AUM और NAV रुपीज में होता है। आप जाओ टिकर टेप के म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर, अदर्स में जाओ एंड आपको दिखेंगे FOF ओवरसीज। ये सारे वो फंड्स हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग स्टाइल से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट मैं ये तरीका यूज नहीं करता, क्योंकि इसमें से ज्यादातर फंड्स में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब कर ही नहीं पाओगे। सारे फंड्स पर RBI का एक कंबाइंड सीलिंग है $7 बिलियन का। इससे ज्यादा सारे फंड्स मिलकर इंडिया के बाहर पैसा नहीं बेच सकते। और इंडिविजुअल फंड्स या ETFs पर $1 बिलियन का लिमिट है। काफी सारे फंड्स ने ये लिमिट्स क्रॉस कर दिए हैं। विच इज वाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक समय पर 30% एक्सपोजर यूएस में रखता था, वो एक्सपोजर अब कम होकर 10% हो गया है। उन्होंने यूएस के स्टॉक्स बेचे नहीं है, बल्कि अब जो नए लोग उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पैसे से वो यूएस स्टॉक्स खरीद नहीं पा रहे हैं। वो सारा पैसा इंडिया में ही लग रहा है। दैट इज वाई परसेंटेज वाइज यूएस एक्सपोजर कम हो चुका है। अगला तरीका है म्यूचुअल फंड्स लॉन्च्ड बाय इंडियन AMCs थ्रू गिफ्ट सिटी। Now, what is GIFT City? Although गुजरात गांधीनगर में गिफ्ट सिटी इज फिजिकली लोकेटेड, हम लोग जाकर भी आए थे, पूरा टूर मिला था एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी अमेजिंग है, बट इसे इंडिया कंसिडर ना करके ओवरसीज कंसिडर किया जाता है। इट्स लिटरली इंटरनेशनल सिटी, जहां पर RBI, SEBI, IRDAI या PFRDA का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। यहाँ पर एक नया रेगुलेटर है IFSCA, जो इन चारों रेगुलेटर्स के काम को अब्सॉर्ब कर लेगा। यानी अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट सिटी में बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो उसे सिर्फ IFSCA लाइसेंस की जरूरत है, ना कि 4 अलग अलग लाइसेंसेस की। हमारी सरकार गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल हब से कम्पीट करवाना चाहती है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जो कि अच्छी बात है। इनफैक्ट ऑलरेडी वहां पर बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं और अब इंडियन AMCs भी गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। IFSCA के लाइसेंस के साथ उन्होंने लॉन्च किए हैं कुछ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। दीज आर डॉलर डिनोमिनेटेड फंड्स। इसका AUM, एक्सपेंस रेशियो, NAV सब कुछ US डॉलर्स में होगा। और इन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप पर अप्लाई होगा RBI का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो कहता है कि एक पैन कार्ड होल्डर एक साल में मैक्सिमम $250,000 इंडिया से बाहर भेज सकता है एक साल में। एंड ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, सारे ट्रांजैक्शंस मिलाकर लिमिट है। यानी आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाकर कुछ शॉपिंग कराते हो $50,000 की, तो मुझे भी बताना क्या खरीदा ऐसा, बट उस साल फिर आप $2 लाख ही इंडिया से बाहर भेज पाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए। इन फंड्स का एक मस्त एडवांटेज है, ये सारे फंड्स टैक्स फ्री हैं। कितने खुश हो गए, आपको लगता है हमारी सरकार ने कुछ टैक्स फ्री छोड़ा है? कोई भी सोशल मीडिया पे बोले ये टैक्स फ्री है, समझ जाना या तो उसको नहीं पता या फिर वो बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि दीज फंड्स आर फॉर श्योर टैक्स फ्री इन योर हैंड्स। बट जब उस फंड का मैनेजर कुछ स्टॉक को बेचकर कुछ और खरीदता है, तो जैसे ही वो बेचेगा उसको वहीं पर टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी ये हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स के एकदम उल्टे काम करेंगे। टैक्सेबल तो है, बस आपको नहीं देना, फंड मैनेजर दे देगा। एज अ सिल्वर लाइनिंग आप ये समझ सकते हो कि आपका थोड़ा टैक्स कंप्लायंस घट जाएगा, क्योंकि अब आपको कुछ फाइलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। मैं इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज $5,000 फर्स्ट टाइम, उसके बाद अगले ट्रांजैक्शंस के लिए $500। मैं $5,000 डाल भी दूं, बट दूसरा कारण है लैक ऑफ वैरायटी। अभी गिनी चुनी 3 AMCs ने कुछ फंड्स लॉन्च किए हैं, ज्यादा वैरायटी मेरे पास है नहीं। एक आपको ग्लोबल फंड मिलेगा, 2 इंडेक्स फंड्स मिल जाएंगे और 1-2 कोई और फंड्स मिल सकते हैं। एंड तीसरा, ये प्रोसेस ऑफलाइन है।
वी कैन से ये आइडिया बहुत अच्छा है, हो सकता है कुछ सालों बाद हम इसे रिविजिट करें। अब बात करते हैं वो तरीका जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, विच इज बाइंग यूएस स्टॉक्स डायरेक्टली फ्रॉम अ यूएस ब्रोकर बेस्ड इन गिफ्ट सिटी। यानी मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब कोई इंडियन एएमसी गिफ्ट सिटी में आएगी और वो एक इंटरनेशनल फंड लॉन्च करेगी। मैं डायरेक्टली यूएस के ईटीएफ्स भी खरीद सकता हूँ। एंड जैसे इंडिया में मेरे पास म्यूचुअल फंड्स की 36 कैटेगरीज हैं, वैसे ही यूएस में भी मुझे सारी कैटेगरीज ओपन अप हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इसी यूएस इन्वेस्टिंग अकाउंट को यूज करके मैं किसी भी दूसरे कंट्री के ईटीएफ्स भी खरीद सकता हूँ। कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको एलआरएस के अंदर इन्वेस्ट करना है, यानी एक साल में मैक्सिमम $250,000 आप भेज सकते हो। फॉर मी दिस इज मोर देन इनफ। 2.31 करोड़ होते हैं। आपके लिए कम पड़ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताना। रोहन पूछ रहा है आपकी कोई बेटी है क्या? अब काम की बात। अब से पहले भी तो काम की बात कर रहा था मैं। नाउ विच यूएस ब्रोकर शुड यू पिक? आपको वो यूएस ब्रोकर चाहिए जिसके पास गिफ्ट सिटी का लाइसेंस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी बताने वाला हूं क्यों। वन सच ब्रोकर इज व्यू ट्रेड। ये यूएस का वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रेप्यूटेड B2B ब्रोकर है, यानी ये बैंक्स और फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ पार्टनर करके अपनी टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करता है। व्यू ट्रेड गिफ्ट सिटी में आ चुका है एंड इंडिया में इन्होंने पार्टनर किया है टिकर टेप के साथ टू ब्रिंग यू अ सीमलेस यूएस इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। ऑन अ सीरियस नोट एंड टू गिव यू फुल डिस्क्लोजर, अगर आप हमारे वीडियो से सीख कर अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस आराम से ले पाते हो और आप हमें बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टिकर टेप ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में दिया है, उसी पर क्लिक करके आप अपना टिकर टेप पर यूएस इन्वेस्टिंग अकाउंट खुलवाएं। ऐसा करने से, यानी हमारे रेफरल लिंक से जाने से, आपको एक भी रुपया अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो पैसा आपके थ्रू टिकर टेप कमाने वाला है उसमें से एक शेयर हमें मिल जाएगा, यानी आप बिना कुछ पे किए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टिकर टेप राइट नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन यूएस। अब आप देख लो, आपको मुझे यानी एलएलए को सपोर्ट करना है या फिर किसी और ब्रोकर से संबंध बांधने हैं या इवन टिकर टेप से डायरेक्टली संबंध बांधने हैं बिना हमारे रेफरल के। इन दैट केस आप एक कॉर्पोरेट को और अमीर बना रहे हो बिना एक छोटे क्रिएटर को सपोर्ट किए। ऐसा क्यों करना चाहोगे यार आप? प्लीज लिंक पर जरूर क्लिक करिए, नहीं तो हमें भी फिर ड्रीम 11 टाइप एप्स को प्रमोट करना पड़ जाएगा। अब आता है द बिगेस्ट कंसर्न। जब आप यूएस में इन्वेस्ट करते हो तो यूएस की नजरों में आप होते हो NRA, यानी नॉन रेजिडेंट एलियन। एंड यूएस रूल्स के अकॉर्डिंग किसी NRA की डिमाइस के बाद उसके सारे एसेट्स पर एक एस्टेट टैक्स भरना पड़ता है उसकी फैमिली को। 9 महीने का वक्त मिलता है, आप इसे थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी करवा सकते हो, बट भरना तो पड़ता है। और वो एस्टेट टैक्स बिल्कुल इनकम टैक्स स्लैब की तरह लगता है, यानी $0 से $60,000 तक के एसेट्स पर 0% टैक्स है। उसके बाद अगले $10,000 पे 18% है, अगले $10,000 पर 20% है। ऐसे करते करते $1,60,000 के बाद जितना भी वेल्थ होगा उस पर 40% टैक्स लगेगा। $1 मिलियन आज की डेट में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग 9 करोड़ रुपए होते हैं। जब आप रिटायर होगे तब तो ये डेफिनेटली छोटी बात होगी। अगर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा था तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। क्यों ना मैं मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेरे फैमिली के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं टपक जाऊंगा तो वो मेरा ब्रोकरेज अकाउंट लॉगिन करके शेयर्स को बेचकर पैसा इंडिया ले आएंगे। एस्टेट टैक्स तो देना ही नहीं पड़ेगा, बस पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे, मतलब परिवार जेल जाएगा, मैं तो ऊपर जा चुका हूँ। एंड ट्रस्ट मी, टैक्स अथॉरिटीज आर स्मार्ट, पकड़ लेंगे। और वो कहावत सुनी है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर किसी तरह बच गए तो इंडिया में कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा जो अदरवाइज नहीं देना पड़ता, क्योंकि इंडिया में आफ्टर द इन्वेस्टर्स डिमाइस उसका जितना भी वेल्थ है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, रियल एस्टेट या पैसा, वो जब उसके नॉमिनी को इनहेरिटेंस में मिलता है तो उस इनहेरिटेंस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बट आपने एज अ फैमिली मेंबर अपने डिसीज्ड मेंबर के अकाउंट को एक्सेस किया, उसके शेयर्स बेच दिए और पैसा बैंक में ले आए, तो इंडियन टैक्स लॉ की नजरों में बंदा अभी भी जिंदा है और उसने शेयर बेचे हैं तो उसको अब टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ गुड वे टू एस्केप यूएस एस्टेट टैक्स। आपको ये रिस्क बिना लिए सिंपली डिमाइस डिक्लेयर करनी चाहिए और उसके बाद आपको एज नॉमिनी उनका सारा वेल्थ ट्रांसफर किया जाएगा। रही बात ये 40% का यूएस एस्टेट टैक्स बचाने की, तो उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आप नियर फ्यूचर में $60,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं कर रहे हो तो फिलहाल ये आपके लिए इतना प्रॉब्लम है ही नहीं। 60,000 इज ऑल्सो अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, 60 लाख के आसपास होता है। एंड अगर आपके पास इससे ज़्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के तो अगेन यू आर वेरी इंटरेस्टिंग टू अस। दूसरा तरीका, इसे समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड एस्टेट टैक्स कौन से यूएस इन्वेस्टमेंट्स पर लगता है। बेसिकली एज पर द अमेरिकन IRS, एस्टेट टैक्स उन सारे एसेट्स पर लगता है दैट आर डोमिसाइल्ड इन यूएस।
और इसका लूप होल ढूंढा है यूसिट्स ने। यूसिट्स बोले तो अंडरटेकिंग्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करते हैं, but this vehicle itself is not domiciled in US. It is rather domiciled in Ireland. For example, the most famous ETF for Nasdaq is QQQ. ये ETF US में ही domiciled है, but एक और ETF है जिसका टिकर सिंबल है CNDX. This is a UCIT based out of Ireland. ये भी नैस्डैक में ही इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप QQQ ना लेकर के CNDX ले लेते हो, दैट मीन्स इसके थ्रू अब आप चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करो उस पर यूएस एस्टेट टैक्स लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वो यूएस डोमिसाइल्ड है ही नहीं। फिलहाल टिकर टेप या आई शुड से व्यू ट्रेड पर यूसिट्स में इन्वेस्ट करने का आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट आफ्टर टॉकिंग टू टिकर टेप विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको टिकर टेप के यूएस इन्वेस्टिंग अकाउंट में यूसिट्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तब तक आई वुड रेकमेंड, अगर आपके $60,000 का लिमिट ही पूरा नहीं हुआ है तो पहले तो वहां तक इन्वेस्ट करो। द थर्ड स्ट्रैटेजी विच इज व्हाट व्यू ट्रेड इज सेइंग राइट नाउ, कि अगर आप टिकर टेप प्लस व्यू ट्रेड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पर एनीवे यूएस एस्टेट टैक्स नहीं लग सकता। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी evidence, which is why I'm taking this with a pinch of salt, because everything depends on the interpretation of US tax laws. तो अगर कल को हम गलत निकले तो हम ये पार्ट एडिट भी कर देंगे, आपको नीचे नोट्स में भी बता देंगे, बट आई होप दिस स्टेज। बट यूसिट्स फिर भी आने वाले हैं, तो कोई परमानेंट बड़ा नुकसान हमारे पास नहीं है। अब बात कर लेते हैं चार्जेस वगैरह की। टिकर टेप ऐप पर यूएस इन्वेस्टिंग अकाउंट खोलने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप अगर प्रो यूज़र हो मेरी तरह तो आपको ब्रोकरेज लगेगा 0.15%, और अगर आप नॉन प्रो यूज़र हो आपकी तरह तो आपको ब्रोकरेज लगेगा 0.2%। फिलहाल दिस इज द चीपेस्ट ब्रोकरेज अवेलेबल अमंग ऑल एप्स। अगला चार्ज है विड्रॉल चार्ज। जब आप पैसा यूएस अकाउंट से इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो दूसरी ऐप्स में आपको $5 या $10 का विड्रॉल चार्ज लगता है, जो टिकर टेप के केस में 0 है। अगला चार्ज है TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टिकर टेप नहीं बल्कि इंडियन सरकार लगाती है। एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी साल में 10 लाख से ज्यादा का पैसा इंडिया के बाहर भेजते हो तो उस पैसे पर 20% TCS कट जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, 20 लाख रुपए मान लो आप भेज रहे हो तो पहले 10 लाख रुपए पर लगेगा 0 टैक्स, अगले 10 लाख रुपए पर आपका 20% TCS कट जाएगा, यानी 1,66,666 रुपीज। ये पैसा टिकर टेप काट कर सरकार को जमा करा देगा और बचा हुआ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो कट गया आपका TCS, ये आप अपनी ITR में क्लेम कर सकते हो। जैसे TDS का रिफंड आता है वैसे ही आपको TCS का भी रिफंड मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि 10 लाख का 20% तो 2 लाख होता है, ये 1,66,000 ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या हो गया? देन इट इज मैथमेटिक्स टाइम। तो बेसिकली आप बोलोगे बैंक को कि मुझे 10 लाख रुपीज़ भेजने हैं इंडिया के बाहर, तो बैंक आपको बोलेगा ठीक है 10 लाख रुपीज़ प्लस इसका 20% यानी 2 लाख रुपीज़ मुझे आप और दे दो। नाउ यू विल से कि मेरे पास तो टोटल 10 लाख रुपीज़ ही हैं, एंड बैंक को ये बात पहले से पता है, इसलिए बैंक आपसे ये नहीं बोलेगा। बैंक बोलेगा कि सर हम मान लेते हैं कि आप X रुपीज़ भेज रहे हो, मैं उस X पे जोड़ देता हूँ 20% और ये दोनों का टोटल मिला के 10 लाख रुपए आपके बैंक से मैं काट लेता हूँ। 0.2x विल बी इक्वल टू 10 लाख, 1.2x विल बी इक्वल टू 10 lakhs, x will be equal to 10 lakhs divided by 1.2, which is equals to 8,33,333 rupees। यानी ये पैसा आप ले जाना यूएस। अब मेरा तो कट चुका है TCS 20% का। आपको देता हूं 2 प्रो टिप्स जिससे आप ये पैसा बचा सकते हो। पहला, आप जाओ इनकम टैक्स पोर्टल पर, लॉगिन करो, डाउनलोड करो फॉर्म 26AS। इस फॉर्म में आपको दिखेगा कि आपका आज तक कितने अमाउंट का TCS कट चुका है और किसने काटा है। इस फॉर्म 26AS की ये TCS डिटेल्स आपको उठा करके एक दूसरे फॉर्म नंबर 12BAA में फिल करनी है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप बाय द वे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी फिल कर सकते हैं और पेन से भी भर सकते हैं। पहला वाला डब्बा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का यानी TDS, बट हमें भरना है TCS का डिटेल। तो दूसरे बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर लिखा है सेक्शन अंडर विच टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एड्रेस ऑफ कलेक्टर, टैन ऑफ कलेक्टर, अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। ये सारी डिटेल्स जैसा मैंने बताया फॉर्म नंबर 26AS में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बस आपको वहां से देखकर यहाँ फिल करनी है और फिर ये फॉर्म यानी फॉर्म 12BAA अपने अकाउंटेंट को जमा करवाना है, ताकि ही और शी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपका ऑलरेडी इस साल इतना सारा TCS कटा हुआ है, तो फ्यूचर में आपकी सैलरी से TDS
ना काटा जाए। एटलीस्ट आपका डबल टैक्स नहीं जमा हो रहा है सरकार के पास, जो अल्टीमेटली आपको भी पता है रिफंड ही आने वाला है आफ्टर यू फाइल योर ITR। बट जब तक रिफंड आएगा तब तक आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मुझसे इस साल ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मुझे 10 महीने पहले अपने अकाउंटेंट को बता देना चाहिए था, बट सिर्फ मार्च का TDS बचा पा रहा हूं मैं। एंड एक्चुअली जितना मेरा इनकम टैक्स बनता है उससे डबल अमाउंट का टैक्स इस साल मैं जमा करवा चुका हूं। और IT डिपार्टमेंट को भी मेरे से पता नहीं क्या लगाव है, मेरा इनकम टैक्स रिफंड हमेशा कई महीनों लेट आता है, तो मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं जो मुझे अगले साल तक नहीं मिलेंगे। दूसरी प्रो टिप, आप ये वीडियो मार्च में देख रहे हो, यानी आप खुशकिस्मत हो। मार्च में कर दो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, आपको 0% TCS देना पड़ेगा और अप्रैल शुरू होते ही नया साल हो जाएगा, आप फिर से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अगर आपने मार्च का फायदा नहीं उठाया तो 10 लाख की TCS लिमिट आपकी वेस्ट हो जाएगी। नाउ ऑल्दो मार्च खत्म होने में 2-3 दिन ही बाकी हैं, बट इट स्टिल डज नॉट मीन कि आप ये TCS का फायदा नहीं उठा सकते। अगर रुपी टू डॉलर फंड ट्रांसफर का डेट मार्च में है तो यानी आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में अपनी TCS की लिमिट को यूज किया है और टिकर टेप पे 5 मिनट में आपका US इन्वेस्टिंग अकाउंट खुल जाता है, विच इज सरप्राइजिंग। उसके बाद फंड ट्रांसफर ऑल्सो हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ट्रांसफर प्रोसेस काफी फास्ट है, लेकिन ट्रांसफर टाइम, मतलब आपका पैसा कितने टाइम में US पहुंचेगा, वो जितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है उतना ही लगेगा। वो क्या है, मनदीप जी कभी कभी बातों में बह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि टिकर टेप ने कुछ बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि ये प्रोसेस स्मूथ हो जाए। फिलहाल एक्सिस, HDFC और ICICI बैंक है और फ्यूचर में और बैंक्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई बैंक नहीं है और आपको अभी ही इन्वेस्टमेंट करना है तो एक्सिस बैंक का अकाउंट आप 10 मिनट में खोल सकते हो। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंटली दिख जाएगा कि अगर आप 1000 रुपए फॉर एग्जाम्पल भेजना चाहते हो तो आपको डॉलर का रेट क्या मिलेगा। मुझे मिल रहा है 95.16 और करेंटली डॉलर चल रहा है 94.87। पल पल बढ़ रहा है। दिस इज अ मार्कअप ऑफ लेस देन 0.5 रुपी विच इज वेरी लेस। मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में जब इन्वेस्ट किया था तो मुझे 2 रुपए का मार्कअप लगा था जिस ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा था उसमें। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप है विच इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग योर फंड्स, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है बाकी ब्रोकर्स में, क्योंकि जब मैंने बाकी ब्रोकर्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया था तो आपको एक PDF या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जो आपको फॉलो करना है। बेसिकली आपको अपने नेट बैंकिंग में जाके सेंड मनी अब्रॉड कोई ऐसा ऑप्शन होगा, वहां पर जाना है। उसके बाद अपने ब्रोकर को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना है। बट बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप जो टिकर टेप ने इन बैंक्स के साथ की है, ये वाला प्रोसेस काफी हद तक ऑटोमेट हो गया है। आपको बेसिकली इंस्ट्रक्शंस तो इधर भी दिखाई दे रही हैं, बट आपको यहीं से डायरेक्टली ICICI बैंक के पोर्टल पर ले जाया जाएगा। आप बस उधर लॉग इन करो और बेनिफिशियरी डिटेल्स एंड बेसिकली सब कुछ प्री फिल्ड मिलता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में आपको वो इंस्ट्रक्शंस देखकर 2-3 ऑप्शंस पर टिक मार्क लगाना है, दैट्स इट। और फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके आपका पैसा चला गया। यानी आज की डेट तो मार्क हो गई विच इज इन मार्च, तो आप एक्चुअली TCS का फायदा उठा सकते हो। अब देखो, अगर आप नए हो US इन्वेस्टिंग में तो हो सकता है आप कोई कंपनी का नाम सर्च करके उसका स्टॉक ले पाओ। जैसे कि आप सर्च करो मेटा, मुझे मेटा प्लेटफॉर्म्स मिल गया। जैसे आप इंडियन स्टॉक्स का रिसर्च करते हो टिकर टेप पर, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप US स्टॉक्स का भी कर सकते हो। तो मुझे सारे रेशोज़ मिल जाएंगे, बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशंस मिल जाएगी बाय रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स, एंड मैं इसे इसके कंपटीशन जैसे गूगल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ ऑन पैरामीटर्स लाइक वैल्यूएशन, रिटर्न्स, फोरकास्ट। उसके बाद 1 महीना, 1 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस भी देख सकता हूँ इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब देख सकता हूँ। बट इंडिविजुअल स्टॉक के साथ साथ आपको ETF का भी नॉलेज होना चाहिए और वो रिसर्च आपको धीरे धीरे स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि US की सबसे बड़ी AMCs के नाम कौन कौन से हैं, ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, US के बड़े इंडाइसेस जैसे कि NASDAQ, S&P 500, इनको ट्रैक करने के लिए पैसिव ETF कौन कौन से हैं। तो S&P 500 विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ टॉप 500 US कंपनीज, इसे ट्रैक करता है ETF जिसका टिकर सिंबल है VOO यानी वू। ये वैंगार्ड का ETF है। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.03%। इसका साइज $850 बिलियन है। इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है एंड जो ETF प्रीमियम्स का प्रॉब्लम होता है, यानी ETF का NAV है $100 और मान लो बिक रहा है वो $120 में, तो आपको 20% का नुकसान हो जाएगा अगर आपने खरीद लिया तो। ऐसी प्रॉब्लम्स बड़े ETFs में नहीं आएगी। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया है कि ये क्या मैंने बोल दिया है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर मैंशन करना। टाइप करो ETF प्रीमियम नहीं समझ में आया है तो आई विल बी हैप्पी टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। उसके बाद अगर आपको NASDAQ में इन्वेस्ट करना है तो आप सर्च करो QQQ। ये इन्वेस्को का ETF है। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.2%। AUM है $450 बिलियन, बहुत ही बढ़िया। और US का जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है वो है रसल 2000। तो आप बस रसल 2000 भी सर्च करोगे और ऊपर फिल्टर्स में US ETF पे क्लिक कर दोगे तो देखो आपको रसल 2000 का ETF मिल जाएगा।
इसकी AMC है आई शेयर्स, जो कि एक ब्लैक रॉक की सब्सिडियरी है। मैं बोल रहा हूँ टिकर टेप से कि एक ये ETF स्क्रीनर भी जल्दी लॉन्च करें, बट तब तक आप इंडिविजुअल AMCs की वेबसाइट्स पर भी जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आई शेयर्स की वेबसाइट पर जाऊँ और मैं व्यू ऑल फंड्स पर जाकर एसेट क्लास को कर दूँ इक्विटी, एंड ध्यान दो आपको इक्विटी, फिक्स इनकम, मल्टी एसेट, रियल एस्टेट, कमोडिटी सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ एक AMC है, बाकी सारी AMCs में आपको कितनी वैरायटी मिल सकती है। इक्विटी सेलेक्ट करके मैं रीजन में अगर डाल दूं मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो मुझे दिख जाएगा आई शेयर्स के द्वारा ऑफर किए गए मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन ETFs कौन कौन से हैं, और फिर मैं इनका टिकर सिंबल, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है KSA, मैं KSA को सर्च करूंगा टिकर टेप पे, तो मुझे ये ETF मिल जाएगा एंड यहाँ से मैं इसे बाय भी कर सकता हूँ। और फर्दर रिसर्च के लिए आप या तो AMCs की वेबसाइट पे जाओ या फिर आप ETF.com, सीकिंग अल्फा जैसे पोर्टल्स पे भी जा सकते हो। लास्टली, व्हाट इफ टिकर टेप शट्स डाउन या फिर व्यू ट्रेड आपका पैसा लेकर भाग जाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको मिलने चाहिए। तो सबसे पहले, टिकर टेप ना तो आपका पैसा होल्ड करता है, ना ही आपके शेयर्स होल्ड करता है। तो टिकर टेप अगर पिक्चर में नहीं भी होगा तो आप व्यू ट्रेड को डायरेक्टली एक्सेस करके अपने शेयर्स ले सकते हो। और ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आई एम वेरी होपफुल। पहली बात तो टिकर टेप क्यों डूबे भाई, फूलो फलो, हमें स्पॉन्सर करते रहो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर गलती से आ भी जाता है तो आपको वॉल्ट याद है, वो जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो को FD बोल के बेच रहा था, वॉल्ट का प्लेटफॉर्म अभी भी चलता है। उनकी रिकवरीज चालू है, मुझे 2 बार पैसा रिकवरी में मिल चुका है। हर हफ्ते मेरे पास एक अपडेट आता है मेल के थ्रू कि उनका रिकवरी प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, और वो तो इंडिया में रेगुलेटेड भी नहीं था, फिर भी वो चालू है। आप लॉग इन करके अपने फंड्स निकाल सकते हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कोई भी कंपनी इतनी बुरी तरह नहीं डूबती है कि वो अपने पोर्टल को ऑनलाइन ही ना रख पाए, ताकि जिन लोगों का पैसा अटका हुआ है वो उसमें लॉगिन करके अपने पैसे को ही टच ना कर पाए। ऐसा आई थिंक सिर्फ सरकारी पोर्टल्स के साथ होता है। धंधा बंद करवाएगा क्या? अब बात करते हैं व्यू ट्रेड की, और यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे इंडिया में आपके शेयर्स डिपॉजिटरीज जैसे CDSL और NSDL में रखे जाते हैं, जहां पर आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। आपके OTP के बिना आपका शेयर ब्रोकर टच भी नहीं कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैश बैलेंस पड़ा है तो वो भी हर महीने के आई थिंक पहले या दूसरे फ्राइडे को रिफंड कर दिया जाता है। ब्रोकर को वो भी रखना अलाउड नहीं होता है। ठीक उसी तरह का मैकेनिज्म US में नहीं है। US में आपके शेयर्स ब्रोकर ही होल्ड करता है अपने पास। तो एक्चुअली दिस इज अ रिस्क, बट इस पे रोकर क्या फायदा, क्योंकि हमारे लिए नहीं, US के सारे इन्वेस्टर्स के लिए यही रूल लागू होता है, वहां पर यही चलता है। इसीलिए ब्रोकर सोच समझ कर चूज तो करना ही चाहिए। व्यू ट्रेड इज अ वेरी बिग एंड रेप्यूटेड नेम इन US। भले ही वहां पे आपके फंड्स और आपके शेयर्स ब्रोकर होल्ड करता है, बट दे आर ऑल्सो हेविली रेगुलेटेड, जस्ट लाइक इंडियन ब्रोकर्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। और व्यू ट्रेड तो डबल रेगुलेटेड है, US में SEC से और गिफ्ट सिटी में IFSCA से। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको SIPC, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, भूल गया मैं C का क्या मतलब होता है। SIPC के अंडर आपको $250,000 का इंश्योरेंस मिलता है कैश बैलेंस पे, और $250,000 का ही इंश्योरेंस मिलता है आपकी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स पे। जैसे आपको इंडिया में बैंक अकाउंट्स पर 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर ब्रोकर ने कोई हरकत करी भी तो आपका इतने लेवल तक एसेट्स सेफ है। तो आपके पास लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो है ही, बट मैं फिर भी इतनी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि दीज आर गुड नेम्स, वी कैन kind of trust them, but we do have protection. That's it for this video. अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। ETF प्रीमियम कमेंट करना, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा अगर इनफ लोगों की डिमांड आती है तो, वरना एक शॉर्ट बना के समझा दूंगा। अगला वीडियो में मैं आपको टैक्सेशन एंड कंप्लायंस भी समझाना चाहता हूँ, बिकॉज थैंक्स टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, वो चाहते ही नहीं है कि हम बाहर इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए जो टैक्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा ITR में, जो कर नहीं पाओगे आप और रोना निकल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। माई नेम इज मनी माइंडेड मनदीप। डाउनलोड टिकर टेप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।